नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। लखीमपुर खीरी एक बार फिर से दागदार हुई है। किसानों की हत्या के बाद दो नाबालिग बहनों की आबरू तार तार होने का दाग लगा है। इस बार निघासन थाना क्षेत्र में दो सगी दलित बहनों के साथ गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने वारदात में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में जख्मी हुआ, जिसके पांव में गोली लगी। पुलिस ने दावा किया है कि हत्या के इस मामले में दोनों बहनों को अगवा करके कोई नहीं ले गया था, बल्कि वो दोनों खुद किसी छोटू नाम के आरोपी के साथ गई थी, जिसके बाद उनके साथ यह अनहोनी हो गई। पुलिस ने जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया उनमें छोटू, सुहेल, हफीजुल्लाह, करीमुद्दीन, आरिफ और जुनैद के नाम शामिल हैं। मामले में दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें दोनों बहनों की रस्सी से गला कसकर हत्या, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म का जिक्र किया गया है। इस दौरान पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। एसपी संजीव सुमन और एडिशनल एसपी अरुण कुमार समेत कई सीओ और इंस्पेक्टर पूरे समय मौके पर मौजूद है। ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे, ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। निघासन थाना क्षेत्र और तमोलीनपुरवा गांव की यह पूरी वारदात, जहां पर बुधवार शाम को दोनों बहनों के घर 4 आरोपियों का धावा होता है। आरोपियों ने घर से दोनों बहनों को अगवा किया है। इसके बाद आरोपियों ने इन दोनों के साथ में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और हत्या के बाद शवों को पेड़ से लटका दिया गया। छोटू नाम का व्यक्ति डबल मर्डर का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। ये 6 आरोपी, ये 6 चेहरे, इनको याद रखिए, क्योंकि इन 6 लोगों ने ही इन दोनों नाबालिगों की, जो कि 7वीं में एक बच्ची पढ़ रही थी, एक 10वीं में पढ़ रही थी, दोनों की आबरू को पहले तार तार किया, उसके बाद दोनों को एक ही फांसी के फंदे से पेड़ पर लटका दिया। अब इस पूरे मामले में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। घटना पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ जी, बेटी बचाओ नारे की यह घटना पोल खोल रही है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने भी इस घटना पर ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला बोला। लिखा है, रोज अखबारों और टीवी में झूठे विज्ञापन देने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती। आखिर यूपी में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, ऐसी दुखद और शर्मनाक घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वो कम। यूपी में अपराधी बेखौफ हैं, क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं गलत हो गई हैं। पोस्टमार्टम करा दिया गया है। एसडीएम मैम और हम लोग सब लोग वीडियोग्राफी कराई गई है। ठीक है, जो भी रिपोर्ट बनेगी, सच्चाई आएगी, सामने कोर्ट में पहुंचेगी। ठीक है, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। वीडियोग्राफी, ये जो पुलिस ने अभी कार्रवाई की है, 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो क्या सही कार्रवाई हुई, सही लोगों पर कार्रवाई हुई, कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? नहीं भी क्या क्या कमी रह गई, क्या दिक्कत है? भाई कापता और भी हो तो। अच्छा, तो कितने लोग थे? जब 3 लोग आए थे, एक गांव के रहे, 4 लोग रहे, अब निकले हैं 6 लोग। तो कौन लोग थे, कुछ नाम पता है आपको? नाम खाली गांव एक है, सुनील नाम के रहा। क्या कुछ पहले से भी कुछ जान पहचान की? जान पहचान नहीं, बगल में खेत है। अच्छा, कितने बजे घटना हुई है? लमसम 2:30 बजे। तो क्या लोग जबरदस्ती अगवा कर ले गए थे या अपनी मर्जी से? उठा के ले गए हैं द्वारे पर से। इंसाफ हो चाहिए, उनकी फांसी की सजा हो चाहिए बस। 2 बहनों का शव लटका मिला है। वहाँ तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा जो मृतका हैं उनकी माता जी के कंप्लेन पर मुकदमा दायर किया गया। लखनऊ से भी वरिष्ठ अधिकारी वहाँ मौके पर भेजे गए। त्वरित गति से अन्वेषण करते हुए इस केस की सभी पहलुओं को देखा गया। सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस वहाँ कलेक्ट किए गए तथा 24 घंटे के अंदर ही सारे अभियुक्त, जिसमें से एक व्यक्ति नामजद था,
तथा 5 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। लखीमपुर की घटना बहुत ही दुखद है हमारे लिए। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया। कल से ही हम लोग चिंतित थे, सरकार सीधी नज़र बनाए हुए थी। आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि लखीमपुर की घटना का पर्दाफाश हो गया है। उसमें मुख्य रूप से जुनैद, सुहेल, हफीजुर रहमान, कलीमुद्दीन और इसके साथ ही साथ आरिफ का भी नाम प्रकाश में आया है। जुनैद, सुहेल और हफीजुर रहमान ने ये बच्चियों को ले जा करके पहले उनके साथ दुष्कर्म किया है, ऐसा भी बताया गया है प्रथम दृष्टया। रिपोर्ट आने के बाद और भी मैं स्पष्ट कर पाऊंगा पोस्टमार्टम के बाद। जो लखीमपुर की घटना है वह बहुत दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ाजनक है और इस दुख की घड़ी में विशेष तौर से पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। लेकिन जहाँ तक अपराध करने वालों की बात है, वो अपराध करने वाला एक भी अपराधी बचने नहीं पाएगा। वो चाहे उसको बचाने की कोई कोशिश करे, छिपाने की कोशिश करे, लेकिन उनको खोज निकाला जाएगा। उनके खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो मिसाल बनेगी। तो ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो मिसाल बनेगी, ये कहते नजर आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। और ये घटना कोई नई नहीं है, हाथरस की घटना अभी हम भूले नहीं थे कि लखीमपुर में इस तरीके की वारदात सामने आई है। राजेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो से संवाददाता हैं लखीमपुर से। राजेश, मैं आपसे समझना चाहूंगी अभी तक कौन सी कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, पिता का साफ तौर पर कहना कि सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और दोषियों को फांसी की सजा हो। बिल्कुल पूजा, बताना चाहूंगा कि लखीमपुर खीरी में जो कल जघन्य अपराध हुआ उसके लिए आईजी ने रात में ही किया था कि जो ये जघन्य अपराध हुआ इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी, तो के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज कप्तान श्री संजीव सुमन ने भी यही कहा है कि सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सारे आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जो 6 आरोपी थे उसमें 5 को सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया था। एक आरोपी जो छोटू जुनैद था वो फरार था, उसका इनकाउंटर में भी पकड़ा गया, उसके पैर में गोली लगी, उसका इलाज चल रहा है। ठीक है राजेश, परिजनों का अभी क्या कहना है? क्योंकि 6 अभियुक्त थे कहीं ना कहीं वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। अब सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है प्रशासन की, वो जिम्मेदारी है कि इनको सख्त से सख्त सजा मिल सके। परिजनों का क्या कहना है? परिजनों का कहना है कि जो भी आरोपी है जिन्होंने कृत्य किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है तब तक परिजनों का कहना है कि हम लोग शांति से नहीं बैठे हैं। साथ में ग्रामीणों का भी कहना है, जो वहाँ के ग्रामीण है, जो वहाँ के बासिंदे हैं उस गाँव के, उनका कहना है कि आज इनकी बहू बेटियों के साथ ये हुआ है, कल को दूसरी बहू बेटियों के साथ ये घटना हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो परिजनों की जो इच्छा शक्ति है वो फिलहाल प्रबल है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई प्रशासन की तरफ से अमल में लाई जानी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में स्मार्ट ग्राम पंचायत राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विशिष्ट अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और कपिल मोरेश्वर पाटिल मौजूद रहे। कार्यशाला का आयोजन स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने को लेकर रहा, जिसमें कृषि से जुड़े अलग अलग वर्कशॉप लगाए गए, जिसमें कृषि से जुड़े किसानों को भी रूबरू उनके संयंत्रों से रूबरू कराया गया है। साथ ही ड्रोन के जरिए किस तरीके से यूरिया का, नैनो यूरिया का छिड़काव किया जाता है उस पर खास तौर पर किसानों को जागरूक किया गया है। स्मार्ट ग्राम पंचायत के तहत यूपी में 1100 क्लस्टर बनाए जाएंगे। एक क्लस्टर में 3 से 4 ग्राम पंचायतें शामिल होंगी। इसके पहले चरण में 50 ग्राम पंचायतें शामिल की जाएंगी। आज राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर जुड़ेंगे और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इसमें जुड़ेंगे और साथ ही साथ कपिल मोरेश्वर पाटिल भी इसमें जुड़ने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि स्मार्ट ग्राम पंचायत को लेकर तमाम तरीके के तकनीकों। तो वहीं यूपी भर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में सर्वे का काम जारी है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे फंडिंग समेत 11 बिंदुओं के आधार पर किया जा रहा है। इसी क्रम में लखनऊ के नदवा कॉलेज में सर्वे का काम पूरा हो गया। नदवा कॉलेज देश के बड़े मदरसों में शुमार है। कॉलेज में इस एकेडमिक ईयर में
2000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। सुबह करीबन 10 बजे एसडीएम, एबीएसए और डीएमओ नदवा सर्वे करने पहुंचे। मदरसों के सर्वे को लेकर बन रही भ्रम की स्थिति पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने सफाई देते हुए कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को किसी भी रूप में जांच ना समझा जाए। सर्वे का मकसद मदरसों की सही संख्या का पता लगाना है, जिससे जरूरत पड़ने पर उनको सुविधाएं दी जा सकें। इन्होंने सूचना दिया है और जो भी सूचना इन्होंने दिया है वो एक ऑथेंटिक सूचना दिया है, प्रमाण के साथ सूचना दी है। देखिए, मंशा सिर्फ ये है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं बेसिकली उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, उनके पास पानी की, शौचालय की, लाइट की, पढ़ने का माहौल है कि नहीं। लखनऊ के नदवे में आज सर्वे चल रहा है। मदरसों को सर्वे को लेकर बहुत सवाल खड़े हुए। हमारे साथ कमाल अख्तर जी हैं। कमाल जी, आज क्या मुद्दे थे जिनको लेकर सर्वे हो रहा है और सर्वे से क्या कोई परेशानी या संतुष्टि है? नहीं, उनके पास एक प्रोफार्मा है। प्रोफार्मा में 11 बिंदु हैं। उन्हीं बिंदुओं पर वो सर्वे कर रहे हैं। उसमें एक इदारा कब कायम हुआ, स्टूडेंट कितने हैं, हॉस्टल कितने हैं, सुविधाएं क्या हैं, इन्हीं पर वो मालूमात कर रहे हैं। कब का इदारा है ये और कितने बच्चे? 125 साल पुराना इदारा है। इसको 125 साल हो चुके हैं। एफिलिएशन को भी कुछ सवाल हुआ है क्या? एफिलिएशन का मतलब तो हम ये जो नदवतुल उलमा है, ये तो एफिलिएशन से बहुत पहले का है। ये आपके जो भी बोर्ड बने हैं तो अभी बने हैं ना, तो इनसे एफिलिएशन का तो कोई मतलब है नहीं। क्या विदेशी छात्र भी पढ़ते हैं? क्योंकि इसकी मान्यता को देखकर बताया जाता है कि कई विदेशी छात्र भी। भाई, विदेशी छात्र पहले तो अच्छे खासे थे। लॉकडाउन के बाद हमारा ख्याल है कि बहुत कम, इक्का दुक्का है, चंद रह गए हैं। पहले ज्यादा थे। अच्छा, ये कहा जाता है कि ऐसे मदरसों में सिर्फ इस्लाम की पॉपुलरिटी है, बहरहाल उसके हिसाब से दुनिया इसको कद्र की निगाह से देखती है, कद्र करती है और इसका बड़ा सम्मान है बाहर के मुल्कों में। तो बहुत से वहाँ से स्टूडेंट आते भी हैं पढ़ने के लिए, पढ़ते हैं जिनको वीजा मिल जाता है एजुकेशनल, इसलिए कि उसकी प्रॉब्लम कभी कभी होती है। लेकिन सवाल जो मदरसों को लेके उठ रहे हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है मदरसों का, वो सिर्फ इस्लामिक के आसपास ही सिमट जाता है। यही वजह है कि सर्वों का होना चाहिए। और इस्लामी जो शिक्षा है वो तो हमारा स्पेशलाइजेशन है, वो तो मदरसे इसीलिए कायम है। लेकिन हमारा जो हाई स्कूल लेवल है, इंटर लेवल है, उसमें हमारे यहाँ वो जो कोर्स की किताबें जो NCERT में ने तैयार की हैं, वो भी हमारे यहाँ दाखिल हैं। हिंदी है और सोशल साइंस है, अंग्रेजी है, रियाजी है, हिसाब क्या है, तो ये सब NCERT की किताबें हमारे यहाँ पढ़ाई जाती हैं। देखिए, मेन सवाल उठता है कि कितने जो फंडिंग को लेकर कहा जाता है कि बड़ा इदारा है, तो फंडिंग कैसे होती है? कितने स्टूडेंट अभी पब्लिक डोनेशन है। कितने बच्चे होंगे इस एकेडमी के? इस साल जो है वो 2410 बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। कमाल अख्तर साहब है, इनका कहना है कि 24 से ज्यादा बच्चे इस एकेडमिक ईयर में इस मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं। रखरखाव के लिए पब्लिक डोनेशन का ही सहारा लिया जाता है और उसी के जरिए ही यहाँ की जो जरूरतें हैं वो पूरी होती हैं। मदरसे को लेकर सवाल जरूर खड़े हुए, लेकिन इनका कहना है कि मदरसे अगर हो रहा है तो जाहिर तौर पर नगरा की जब बात आएगी तो यहाँ की जो खूबियां हैं वो पूरे मुल्क में जाएगी और मुल्क से बाहर भी लोग जानेंगे कि आखिर नदवा में किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, किस तरह से उनको रखा जाता है। क्योंकि 10 से ज्यादा यहाँ पे हॉस्टल है, 2400 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नदवे की जब बात होगी और उसके बाद जब सर्वे को लेकर जिस तरह सवाल खड़े हो रहे थे, तो यहाँ का जो प्रशासन है वो फिलहाल संतुष्ट नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ तौफीक तिवारी, जनता टीवी, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर से विधायक आजम खान के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुरादाबाद के स्पेशल MP MLA कोर्ट ने अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। 13 सितंबर को आजम खान और अब्दुल्ला आजम को कोर्ट में पेश होना था, जबकि वकील ने कोर्ट में आजम खान के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया। आपको बता दें कि MP MLA कोर्ट ने जिस मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है वो 2008 का मसला है। अब मुरादाबाद के छजलैट थाना इलाके में सपा के लोगों ने जाम लगाया। इस मामले में अब अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं। तो वहीं कोर्ट में वकील ने बताया कि पिता आजम खान की तबीयत खराब होने के चलते अब्दुल्ला आजम को अस्पताल में रहना पड़ता है, लेकिन कोर्ट ने इस बात को नहीं माना है। कोर्ट चाहती है कि डॉक्टर भी अपना बयान दे। हालांकि आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों अभी दिल्ली में हैं, जहां पर आजम खान की हार्ट सर्जरी हुई है।
तो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर वाराणसी दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत करी। प्रदेश में बिजली सप्लाई को लेकर के उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में 24 घंटे बिजली सप्लाई की जा रही है और ग्रामीण इलाकों को बिजली सप्लाई में लगातार हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं जरूरत के हिसाब से सोलर पैनल भी लगाए जा रहे हैं। विभाग की जो भी कमियां हैं हम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, इरादा पूरा है। राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने लखीमपुर खीरी में हुए हत्याकांड के सवाल पर कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। केस पर पुलिस अपना काम कर रही है। वहीं ज्ञानवापी को लेकर ओवैसी के बयान पर उन्होंने पलटवार किया। राज्य मंत्री ने कहा कि कोर्ट के फैसले का भी सभी को सम्मान करना चाहिए। तो वहीं बीजेपी के सीनियर नेता महंत मार्तंड पशुपति उर्फ पंकज त्यागी आज गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। पंकज त्यागी ने इस दौरान पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस विपक्ष के नेताओं से मिलकर मेरी हत्या कराना चाहती है। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा की जो धमकी भरे पत्र हैं, नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन देने वाले भाजपा नेताओं को धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं। गाजियाबाद के वरिष्ठ भाजपा नेता महंत मार्कंडे पशुपति पंकज त्यागी को भी धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं। लगभग 1 महीने के अंदर 3 उन्हें धमकी भरे पत्र मिले हैं, जिनमें उनके सर कलम से अलग करने की जो धमकी दी गई है। आज वो परेशान होकर साहिबाद पुलिस के जो थाना के इंचार्ज हैं उनसे आहत होने के बाद आज कलेक्टर परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। देखिए, कलेक्टर परिसर है, वहीं पे हम खड़े हुए हैं, जहां पर पुलिस भी मुस्तैद है। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है और सुरक्षा देने की बात कर रही है महंत जी को। और महंत जी यहां पर बैठे हुए हैं धरना देने के लिए। जान लेते हैं उनसे। सर, आज आप धरना देने के लिए बैठे हुए हैं जी, क्या मेन वजह है यहाँ धरना देने की? यही मुझे धमकी वाले लेटर जो मिल रहे हैं और साहिबाद इंस्पेक्टर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, उल्टा बेइज्जती करते हैं। मुझे ये कहा जाता है कि ये बच्चे डाल रहे हैं आपके यहाँ लेटर। देखिए, मैं ना एसएसपी साहब से नाराज हूँ, ना मैं प्रशासन से नाराज हूँ। सब मेरे भाई हैं, हमें ये सिखाया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से मेरी बेइज्जती हुई है, जिस प्रकार से मेरी सुरक्षा में चूक हुई है, तीसरी बात, इंस्पेक्टर साहिबाबाद एक कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह के साथ मिलके ये मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह के कई आदमी गाजियाबाद में रहते हैं। मेरी मांग है कि इनको सस्पेंड किया जाए, लाइन हाजिर किया जाए और इन पे जांच बिठाई जाए और इनके कॉल डिटेल सारी निकाली जाए। सुनने में आया साहिबाद थाने के इंस्पेक्टर ने आपके साथ अभद्रता की है, क्या मामला था वो पूरा बताइए। अरे, मेरी गाड़ी पे श्री महंत लिखा हुआ है, मैं उसमें बैठा हुआ हूँ। जैसे ही मैं उतरता हूँ मेरे सामने खड़े होके, अरे इस गाड़ी को बाहर निकालिए यहाँ से। तो चोरों की गाड़ी खड़ी कर लोगे हैं? चोरू चक्कों की गाड़ी खड़ी कर लोगे, जिनसे दलाली खाते उनकी गाड़ी चली जाएगी अंदर, एक महंत की गाड़ी नहीं जाएगी। इसने मेरी गाड़ी निकाली है, मैं इसे गाजियाबाद से निकाल के मानूंगा। देखिए, ये पंकज त्यागी हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, गाजियाबाद में कई सालों से यहाँ रह रहे हैं और आहत होने के बाद आज कलेक्टर परिसर के अंदर धरने पर बैठे हैं। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, महाराज की सरकार है, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार बनी है और वहीं एक महंत आज आत्मदाह करने की कोशिश में कलेक्ट्रेट पर बैठा हुआ है। अब देखना होगा इसमें कौन शामिल है और कौन संलिप्तता इसमें पाई जाती है। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस जो साहिबाद के निरीक्षक हैं उनको सस्पेंड या लाइन हाजिर किया जाए। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या रुख होगा प्रशासन का और महंत कैसे यहाँ पर उठ पाएंगे या नहीं, इसकी अब आने वाले टाइम में ही देखना पड़ेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, हैदराबाद संवाददाता गाजियाबाद। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की भी कर लेते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से नए जिलों के गठन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस तरफ भी इशारा किया। नए जिलों की मांग को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी खासा सक्रिय नजर आ रही हैं। उनकी भी मांग है कि राज्य में नए जिलों का गठन होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में कोटद्वार को अलग जिला बनाने की घोषणा की गई थी। ऐसे में कोटद्वार से ही नए जिलों की शुरुआत होनी चाहिए। मैंने ये निर्णय लिया है कि एक एक्सपर्ट कमेटी की बैठेगी, ईमानदार अफसरों की एक्सपर्ट कमेटी है, जानकारों की एक्सपर्ट कमेटी है और वो इस चीज को देखेगी। देखिए, मैंने आपको
हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जहां पर उन्होंने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यशपाल आर्य ने कहा कि पूरे प्रदेश में भर्ती घोटाले को लेकर युवा सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार इस घोटाले की सीबीआई जांच कराने को तैयार नहीं। जबकि कांग्रेस भी लगातार हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच कराने की मांग कर रही है। सरकार को तत्काल 2 दिन का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, जिसमें सरकार भर्ती घोटाले में अब तक हुई कार्रवाई को विधानसभा में सार्वजनिक करे। देखिए, कांग्रेस ने लगातार कहा है कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और जो अन्य एजेंसीज हैं जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, उसको लेकर वर्तमान न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के हों या माननीय उच्च न्यायालय के हों, उनकी देखरेख में, उनकी निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। वहीं भर्ती मामले को लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बैकडोर से चहेतों को नौकरी लगवाने वाले नेताओं को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हुए राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता यही कहती है, क्योंकि जिस दिन भी इन भर्तियों से पर्दा उठेगा उस दिन कई लोग बेनकाब हो जाएंगे, होना पड़ेगा। पुलिस पे ग्रेड का विषय है, उसके अलावा भू कानून को लेकर हम लोग ने कई विषयों पर चर्चा की। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, जिसमें हरिद्वार में अभी जो घटित घटना है जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई, और भी अन्य जो घटनाएं घट रही हैं उनके विषय में हमने बात की। और उसके तो उत्तराखंड में वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही प्राकृतिक वनों के संरक्षण हो सके, इसको लेकर के भी नए नए पैटर्न लागू किए जा रहे हैं। तो वहीं वन्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, आज हमारी प्राथमिकता में सबसे पहले मानव और वन्य जीव बीच में होने वाले संघर्ष को रोकना है। जंगल की आग को किस तरीके से रोका जा सकता है, इस पर हम नई तकनीकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही हमारी प्राथमिकता है कि जंगल को आम आदमी की आजीविका से कैसे जोड़ा जा सकता है। देखिए, वन्य जीव संरक्षण को लेकर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी आपने देखा, क्योंकि आज वन्य जीव संरक्षण के साथ साथ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, मानव और वन्य जीव संघर्ष को रोकना हमारी प्राथमिकताओं में है। जंगल की आग को किस तरह बचाया जा सकता है, ये हमारी प्राथमिकता में है। जंगल को आम आदमी की आजीविका से कैसे जोड़ा जा सकता है, ये हमारी प्राथमिकता में है। इन सब को लेकर हम दीर्घकालीन नीतियाँ बना रहे हैं। और बांस का जो हमारा बैम्बो बोर्ड है, उत्तराखंड परिवहन विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की खास कमी देखने को मिल रही है। तो वहीं जब परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने इसकी जानकारी जुटाई तो 200 कर्मचारियों के अन्य कार्यों में लगे होने का पता चला, जिसके बाद मंत्री चंदन रामदास ने सख्ती दिखाते हुए सभी को मूल कार्य पर जुटने के निर्देश दिए हैं, नहीं तो वीआरएस लेने का भी ऐलान किया है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास का साफ तौर पर कहना कि विभाग में काम करने वाले स्टाफ की जरूरत है। हमने वादा किया है कि जिसको वीआरएस लेना है वो ले सकता है, उसके सारे बकाए पैसे वीआरएस के साथ उपलब्ध करा दिए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके साथ मौजूद साथियों की जान तब सकते में आ गई जब कोटद्वार दुगड्डा हाईवे से गुजरते वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले के सामने जंगली हाथी आ गया। अचानक गुस्से में हाथी को पास आता त्रिवेंद्र सिंह रावत और दूसरे लोगों ने देखा और अपनी गाड़ी से निकलकर दूर जाने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री और साथियों ने, उनके जो साथी थे, उन्होंने भाग करके अपनी जान बचाई है। हालांकि इस भागम भाग में बीजेपी नेता पृथ्वीराज चौहान का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वो गिर गए और घायल भी हो गए। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का काफिला देर शाम को सतपुली से कोटद्वार की ओर जा रहा था। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।